तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं? बढ़िया। क्या हालचाल रॉक स्टार्स? पढ़ाई अच्छी चल रही है? मस्त, बिंदास, जबरदस्त। ठीक है। आज हम लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं। किसका भैया? तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय का। और लेक्चर 5 तक आते आते हमें कौन सी बातें पढ़नी रह गई थी, तो अब हम दूसरा पार्ट जिसमें कि ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं उसको पढ़ेंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम जानेंगे और बहुत प्यार से जानेंगे। तो अपना कॉपी किताब पेन पेंसिल जो भी होगा खोल लीजिएगा, साथ साथ दिमाग भी खोल लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय में हम तंत्रिका से रिलेटेड सारी बातें लगभग कर चुके हैं। अब हमें बात किसकी करनी है? बात करनी है भैया तंत्रिका सिस्टम के बारे में बात करनी है। चलो भैया बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं। क्या बात करनी है इसके बारे में भैया? तो बात करनी है इसके बारे में कि अगर हम देखें अपने नर्वस सिस्टम का जिक्र करें। क्या करें भैया? नर्वस सिस्टम का जिक्र करें। तंत्रिका तंत्र का जिक्र करें। तंत्रिका तंत्र का जिक्र करें, जिसका ऑलरेडी जिक्र हम कर चुके हैं। तंत्रिका तंत्र का अगर हम जिक्र करें तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र जो होता है 2 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का भैया? तंत्रिका तंत्र जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। कैसा भैया? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। कई बार बता चुका हूं इसे मैं, जिसे कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और परिधीय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्रीय और परिधीय है क्या। जब भी हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं तो हम डिनोट करते हैं इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं दोस्त? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। बहुत क्लियर है। अब हम जानना चाहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है क्या क्या चीजें। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हम पढ़ते हैं अपने ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में, और किसके बारे में? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं। क्या हम पढ़ते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बेसिकली जिम्मेदार होती है किसके लिए? किसके लिए जिम्मेदार होती है भैया? तो जो भी हमारे पास रेगुलेशन होता है, प्रोसेसिंग होती है, रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तमाम टर्म्स लिखे गए होंगे। जो भी चीज़ हम देखते हैं, नियमन करना, रेगुलेशन, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, इन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार हमारे ये जो सीएनएस के पार्ट होते हैं, जिसमें कि हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। मेरुरज्जु कहते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु भी समझ लें। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और भैया क्या पढ़ेंगे? मेरुरज्जु। थोड़ा डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर भी जाना पड़े तो देख लेंगे। मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बात करेंगे। फिर वहीं परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं कि भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं भैया? हम 2 हिस्सों में बांटते हैं इसे। कैसे भैया? तो हम बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र, जिसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। कायिक यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस तरह से हम बांटते हैं। कुछ बेसिक चीजें तो आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में पहले बता दें। जैसे हम एक नॉर्मल डिटेल में बताना चाहें कि कैसे आप समझेंगे कि कौन सीएनएस है, क्या पीएनएस है, या कैसे हम समझ पाएंगे कि क्यों सीएनएस क्यों पीएनएस हम बोल रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लें आपके सामने कि आपके यहाँ एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ भैया? ट्रांसफार्मर ही रखा हुआ है। मान लीजिए हमने बोला है कि ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर है। सबने देखा होगा भैया ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं से तो लाइट आती होगी, कहीं ना कहीं से लाइट आती होगी। चलिए, अब इस ट्रांसफार्मर से एक वायर निकला होता है मोटा सा, जो कहाँ गया रहता है भैया? ये ट्रांसफार्मर से जो वायर निकला है वो किसी पोल पे जाके ऐसे लगा होता है। समझिएगा, मैं समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। अब फिर यहाँ जब पोल पे जाता है तो पोल के माध्यम से अलग अलग घरों में क्या करी जाती है? इसकी सप्लाई करी जाती है। टीनू, मीनू, पिंकू, रोहन, राकेश, जिसके घर में भी लाइन देनी हो, यहाँ अब वायर किससे जाता है? हमारे पोल से गुजर रहा होता है। एक जस्ट ऐसा ही कुछ सिस्टम है हमारे यहाँ।
एक जस्ट ऐसा ही कुछ सिस्टम है, तो जिसमें हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो इन्फॉर्मेशन के साथ, रेगुलेशन के साथ, इन तमाम प्रोसेसिंग के साथ तमाम चीज़ों से लवरेज होता है और उसके लिए काम करता है, तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखते हैं। बच्चा परिधीय तंत्रिका तंत्र के जो दो हिस्से उनके बारे में थोड़ा समझ लें। हम बोल रहे हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को हमने दो हिस्सों में बांटा, लेकिन इन दोनों हिस्सों के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। पहला होता है इसका कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कायिक को समझना बड़ा आसान है, कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र अगर हम बोले तो बेसिकली कहाँ पाया जाता है भैया? बहुत प्यार से, बहुत धीमे से समझ लीजिएगा, ब्रेन से या सीएनएस से जब हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, किससे? स्केलेटल मसल को, कंकालीय पेशी को, कंकालीय पेशी को कंट्रोल करते हैं जो, ठीक है, कंकालीय पेशी को। और भैया ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो भैया जब हम स्मूथ मसल को या इनवॉल्यूंटरी मसल्स को, यहां पे हम क्या करते हैं? ब्रेन से इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को जब कंट्रोल करते हैं, अनैच्छिक, अनैच्छिक में आपके यहाँ दो तरह की मसल्स है। कौन कौन सी भैया? एक तो कार्डियक मसल पड़ा होगा, एक स्मूथ मसल पड़ा होगा। जब हम उनको कंट्रोल करते हैं, यानी कहीं ना कहीं कायिक तंत्रिका तंत्र आपके यहाँ वॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म कराता है, और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है आपके यहाँ, क्या करता है भैया? वो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता होगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी अनुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं इसे। इसका मतलब क्या हुआ भैया? तो एक बात तो ध्यान रखिए कि अनुकंपी परानुकंपी पार्ट किसका है भैया? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो भैया कंट्रोल किसे करता है? तो कंट्रोल करता है हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को। तो जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उस पर अनुकंपी कैसे काम करती है भैया, और परानुकंपी कैसे काम करती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे, मान लीजिए कोई इमरजेंसी कंडीशन आई, तो इमरजेंसी कंडीशन के दौरान हमारा हार्ट ज़्यादा तेज़ी से बीट करेगा, तो अनुकंपी जो है इमरजेंसी के दौरान क्या करता है? चीज़ों को एग्रीगेट करता है, और परानुकंपी क्या करता है? उसी को रिलैक्स डाउन कंडीशन में लाने का काम करता है। बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। यानी जब हम वॉलंटरी एक्शंस की बात कर रहे होंगे, यानी कहीं ना कहीं हमारी कायिक तंत्रिका तंत्र काम कर रही होगी। जब अनैच्छिक क्रियाओं की बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम कर रही होगी। लेकिन इन सबका इन्फॉर्मेशन, सबकी प्रोसेसिंग, सबका कंट्रोल किसके पास होगा? तो या तो ब्रेन के पास होगा, या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास, यानी मेरुरज्जु के पास होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यस या नो? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी आगे बढ़ेंगे जब हम, तो हमारे पास, चलिए हम क्यों ना एक एक करके देखना चालू करें। यानी सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ें? मस्तिष्क के बारे में पढ़ने की शुरुआत करें। हम हेडिंग डाल लें मस्तिष्क यानी ब्रेन। क्या हेडिंग डाल लें भैया? मस्तिष्क। यानी किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपका जितने सिलेबस में दिया है, जितने एनसीईआरटी में दिया है, उतनी बातों को ही हम पढ़ेंगे। मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मस्तिष्क के बारे में अगर हम पढ़ना चालू करें तो जो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम देखें और थोड़ा सा हम एलाबोरेट करें उसे। जैसे एनसीईआरटी में मस्तिष्क का डायग्राम देखा होगा आपने, एक एनसीईआरटी में जो मस्तिष्क का डायग्राम बना है कुछ इस तरह का एक बना हुआ संरचना है। इस तरह का एक बना हुआ क्या है? संरचना है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ हमारे ब्रेन को दिखाया गया है। ऐसा एनसीईआरटी में हमारे ब्रेन को कुछ दिखाया गया है। इसी संरचना को हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, इलाबोरेट करना चाहेंगे। जिसमें ये जो संरचना बनी हुई है, ये जो संरचना बनी हुई है, इसे बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलमस। थैलमस के नीचे जो होता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलमस, यानी थैलमस के नीचे हाइपोथैलमस। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें जो हैं हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती, इसीलिए हमने क्या किया, एक बंदे का ब्रेन लिया और ब्रेन लेने के बाद हमने थोड़ा सा उसे खींच दिया। खींच के हम अलग अलग पार्ट्स को दिखाना चाहते हैं आपके कि हमारा ब्रेन कितने हिस्सों में बटा हुआ है, ताकि आपको समझ में आए। इसी ब्रेन को जब हमने खींच दिया तो हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा।
जब हम पूरी तरह से एक्सपेंड कर देंगे इसे समझने की दृष्टि से। हमारे पास एक बड़ा सा एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। क्या बोलते हैं भैया? प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं भैया? प्रमस्तिष्क बोलते हैं यानी सेरिब्रम बोलते हैं। अभी हम केवल एक साइड से दिखा रहे हैं आपको, इसकी मेन बातें हम बताएंगे आपको। प्रमस्तिष्क हो गया। प्रमस्तिष्क के बाद हमारा क्या होता है? एक थैलमस होता है। क्या है भैया? ये थैलमस है। थैलमस आपको भी पता है, साइंस में जो चीज नीचे होती है उसके लिए हाइपो का इस्तेमाल करते हैं। तो थैलमस के नीचे हमारे पास क्या है? हाइपोथैलमस है। ये है हमारा हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस, एक एक चीज को देखते चलिए। हाइपोथैलमस, थैलमस के नीचे क्या है? हाइपोथैलमस। सिंपल सी बात है, ऊपर इपीथैलमस होगा। अब ये थैलमस जो है, ये थैलमस हमारे यहाँ जाके ऐसे, ये हमारे दूसरे ब्रेन के दूसरे इलाके से कनेक्टेड होता है ट्रैक्ट के मदद से, ऐसे, जिसको हम ऐसे दिखा रहे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन। जिसे हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन में भी ऊपर ऐसे लोब्स दिखाई देंगे, जिसे हम बोलते हैं क्या? ऑप्टिक लोब बोलते हैं। अभी इसको और थोड़ा हम इलाबोरेट करेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्टिक लोब बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई। क्या बोलते हैं? क्रूरा सेरिब्राई। क्रूरा सेरिब्राई बोलते हैं। हमारा मिड ब्रेन का इलाका है, जिसको हमने पीले रंग से दिखाने का प्रयास किया है। फिर हमारे यहाँ आता है तीसरा हिस्सा हमारे ब्रेन का। तीसरा हिस्सा जो ब्रेन का होता है, कुछ ऐसा एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है, हम बनाते हैं ताकि आपकी समझ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि वहीं से हमारा स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ रहा है। ये जो हमने बनाया है, एक्सटेंडेड फॉर्म बनाया है, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क जिससे कि सेरिबेलम बोलते हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स हो गया, और मेडुला होता है, और मेडुला होता है। इस तरह से हम ब्रेन के विभिन्न हिस्सों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा स्पाइनल कॉर्ड है यानी मेरु रज्जु है। मेरु रज्जु है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम इतने लोगों के बारे में जानने वाले हैं। इसी डायग्राम के तहत हम आपको अंदर की चीजें भी बताएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से बात समझ में आए। यानी ब्रेन को हम इस डायग्राम के हिसाब से बांट लें, अपने मस्तिष्क को बांटने की कोशिश करें, तो हम बोलेंगे कि हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं या बांटते हैं हम लोग। ब्रेन या मस्तिष्क को तीन हिस्सों में क्या करते हैं दोस्त? बांटते हैं। किन तीन हिस्सों में बांटते हैं सर जी? तो तीन हिस्सों में पहला हिस्सा होता है फोर ब्रेन। क्या होता है भैया? फोर ब्रेन, जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। सॉरी, क्या होता है भैया? पहला हिस्सा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, इसे हिंदी में बोलते हैं क्या? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। फोर ब्रेन हो गया। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, जिसे कि मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है? तीसरा हमारे यहाँ होता है हाइंज ब्रेन। हाइंज ब्रेन, जिसे कि क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं हम पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। एक एक करके हम जानना चाहेंगे कि मस्तिष्क के किस हिस्से में किसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे फोर ब्रेन में क्या पढ़ना है, मिड ब्रेन में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, और हाइंज ब्रेन में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे, यानी प्रमस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क में हम देखेंगे कि दो तीन चीज़ों का जिक्र है। जैसे हम बेसिकली पढ़े अगर, तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ अग्र मस्तिष्क में दो चीज़ें पाई जाती हैं। क्या भैया? तो हम बोलते हैं सेरिब्रम यानी अनुमस्तिष्क, या सॉरी प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम ही लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। सेरिब्रम, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन। सेरिब्रम में तो हम प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डायनसेफेलॉन में हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, थैलमस और हाइपोथैलमस को। तो कई जगह सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस लिखा हुआ है, कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, थैलमस के बारे में और हाइपोथैलमस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कितने पार्ट्स हमें पढ़ना है उसके बारे में दिमाग में अगर हम चलेंगे, दिमाग को जानेंगे, तो कितने पार्ट्स के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, इस बात को हम समझ रहे हैं।
मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में हमने दो चीज़ें जताई थी आपसे, ऊपर की तरफ ऑप्टिक लोब हुआ करता था और नीचे की तरफ क्या हुआ करता था, नीचे की तरफ क्रूरा सेरिब्राई हुआ करता था, क्रूरा सेरिब्राई। वही अगर हम चलेंगे हाइंज ब्रेन में तो तीन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, सेरिबेलम के बारे में, और किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, पोन्स के बारे में, पोन्स वेरुलाई कहते हैं इसे, और मेडुला के बारे में, जिसे मेडुला ऑब्लंगाटा कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा कहते हैं। तो इतने स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के बारे में पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, बाहर से देख लेते हैं अपने ब्रेन को, फिर एक एक करके चीज़ों को हम बाहर निकालेंगे और उनको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे ब्रेन की कुछ बेसिक बातें करें तो हम जानते हैं कि जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, हम बोलते हैं कि हर इंसान में मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क की बात करें तो हम बोलते हैं कि क्या, जो इंसान यानी मेल की बात करें तो हम बोलते हैं कि 1380 सीसी का ब्रेन पाया जाता है। कितना भैया, मेल में 1380 सीसी का ब्रेन पाया जाता है। कुछ बेसिक बातें हम कर लेते हैं। वहीं फीमेल में 1250 सीसी का ब्रेन पाया जाता है, सॉरी 1250 सीसी। एक जान जाइए, ये 1250 सीसी या 1380 सीसी इंटेलिजेंस को नहीं घोषित करता कि आपका ब्रेन बड़ा है तो आप इंटेलिजेंट ज़्यादा होंगे। साइज ऑफ द ब्रेन डिपेंड्स ऑन द बॉडी साइज, ठीक है। नंबर ऑफ द न्यूरॉन डिसाइड द इंटेलिजेंसी। जितना ज़्यादा आपके यहाँ ब्रेन में न्यूरॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होंगे, ये बात जरूर सत्य है। लेकिन वेट ऑफ द ब्रेन डजंट डिसाइड द इंटेलिजेंस। इसलिए आप कम मत आकिए कि लड़कियों को यहाँ देख के आपको लगेगा अच्छा हमारे पास ज़्यादा है उनके पास कम है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से ब्रेन है। तो हमारे यहाँ मेल में 1380 सीसी का लगभग होता है और फीमेल में जो है 1250 सीसी का होता है। इस ब्रेन को हमने जाना है कि हमारे यहाँ कपाल यानी क्रेनियम में रखा हुआ हमारा ब्रेन है, जो कि डेलिकेट ऑर्गन होने के नाते बहुत ही प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। एक क्रेनियम हमने देखा है, कपाल जो है देखा है कि कितने हड्डियों से बना होता है, स्फिनॉइड बोन, इथमॉइड बोन, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल, फ्रंटल और ऑसिपिटल मिलके हमारे यहाँ क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स बनाते हैं, जिसमें हमारे ब्रेन को रखा गया है। लेकिन बस ब्रेन को ऐसे ही नहीं रख दिया गया है, इसके पीछे भी कवरिंग होती है, इसके बाद में भी कवरिंग होती है जो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है। उसे हम ब्रेनी मेनिंजेज बोलते हैं। क्या देखेंगे, अगर ब्रेन को जो हम डायग्राम बनाए थे उसके माध्यम से थोड़ा समझना चाहें तो ये हम थैलमस बना के जता रहे थे आपसे, ये हाइपोथैलमस बना के जता रहे थे, ये हम सेरिब्रम बता रहे थे। फिर सेरिब्रम के बाद हमारे पास जो बाकी संरचनाएं थी, जैसे कि हमारा ऐसे हम बना लेते हैं लगभग। अब हम ब्रेन को इसी देखें थोड़ा सा, तो ब्रेन के ऊपर भी कवरिंग होती है। क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स रखा ही हुआ है, क्रेनियम ब्रेन बॉक्स रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, एक लेयर पाई जाएगी ब्रेन के जस्ट सटे हुए, यहाँ पे लेयर पाई जाती है। इन्हें हम बोलते हैं मेनिंजेज। क्या बोलते हैं, मेनिंजेज बोलते हैं। ऐसे ऐसे चारों तरफ होगी, हम केवल बता रहे हैं ऐसे। दूसरा हमारे पास ऐसे इसके ऊपर, और तीसरा हमारे इसके ऊपर ऐसे। तीसरे को हम किसी दूसरे कलर से ले लेते हैं, मान लीजिए हरे कलर से हमने दिखा दिया। और ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इससे भी रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। तो इस तरह से बोनी मेनिंजेज जो है पाई जाती है, जो ब्रेन को इटसेल्फ प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती हैं। जिसमें सबसे बाहर वाले का नाम होता है ड्यूरामेटर। क्या नाम होता है, ड्यूरामेटर। बीच में होता है, जिसे लाल कलर से हमने दिखाया, उसका नाम होता है एरेक्नोइड मेटर। एरेक्नोइड मेटर। और सबसे अंदर वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं पाया मेटर। कुछ लोग पिया मेटर भी बोलते हैं, पाया मेटर। ठीक है, तीन पाया जाता है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर और पाया मेटर, जो हमारे ब्रेन की मेनिंजेज बोली जाती हैं। हम बोलते हैं कि ये क्या करती हैं, ब्रेन को हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब हम ब्रेन को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे ब्रेन में जो है कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ अंदर के इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो कैरोटिड आर्टरी है वहाँ सप्लाई नहीं कर पाती, तो वहाँ पे बंच यानी जाल बना के अपना प्लाज्मा ड्रेन करती है। और हम बोलते हैं कि हमारा ब्रेन अगर अंदर से हम देखें तो खोखला होता है।
तो इस खोखले ब्रेन में प्लाज्मा हमेशा ड्रेन होता रहता है किसी पार्ट में, वाट एवर किसी पार्ट में बात करूँ तो खोखलापन होगा, हम बोलेंगे कि इस खोखले स्ट्रक्चर में क्या भरा होता है, CSF भरा होता है। सिंपल सी बात है, अगर हम CSF बोले कि चलो सर जी आप बोल रहे हो कि कॉन्टिन्यूसली प्लाज्मा ड्रेन होता है, तो कहीं ना कहीं सर जी कॉन्टिन्यूसली निकलता भी तो होगा, नहीं तो जैसे जैसे समय बीतेगा हमारे ब्रेन में तो पानी भरता चला जाएगा। तो हम बोलेंगे हाँ बेटा निकलता भी है, क्योंकि इसके लिए फोरामेन्स पाई जाती हैं, फोरामेन लस्का, फोरामेन मिगेंडी। इतना डीप में नहीं चलना हमें। तो लस्का और मिगेंडी के माध्यम से क्या होता है, हमारे यहाँ जो CSF कॉन्टिन्यूसली जो बन रहा होता है वो ड्रेन भी हो रहा होता है, वो ड्रेन भी हो रहा होता है। तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन के चारों तरफ, तो ब्रेन के अंदर के इलाके में CSF तो है ही है, लेकिन ब्रेन के सब अरिकनॉइड स्पेस में भी हमारे यहाँ CSF मौजूद होता है, और इससे हमें मिलता है फ़ायदा। क्या फ़ायदा मिलता है भैया? तो अभी यहाँ एज्यूम करिए तो देखेंगे कि आपके ब्रेन का जो वेट है लगभग 1380 ग्राम है, मान लीजिए। लेकिन इस CSF जो कि अरिकनॉइड मैटर में, अरिकनॉइड स्पेस में, सब अरिकनॉइड स्पेस में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी महसूस होगा कि ब्रेन के चारों तरफ पानी लगा हुआ है। इस पानी की वजह से, CSF की वजह से जो आपको फीलिंग आती है अपने ब्रेन के वेट की, वो आती है 180 ग्राम। नहीं तो आपको खुद महसूस होता कि 2 किलो का एक मुंडी रखा हुआ है सर पे। लेकिन कभी आपको ऐसा फील हुआ कि 2 किलो का एक आइटम सर के ऊपर रखा हुआ है? नहीं फील हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारे यहाँ CSF हम देखेंगे, अभी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये 3 जो है मेनिंजेस पाई जाती हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखती हैं। कभी कभी इसको बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ पूछ लिया जाता है। ड्यूरा मतलब ड्यूरेबिलिटी, आजकल ड्यूरा सेल का प्रचार भी देखते हैं, यानी जो ड्यूरेशन ज़्यादा ले। ड्यूरा, अरिकनॉइड और पायामेटर हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा बोनी जो मेनिंजेज हैं हमारे बोन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, ताकि शॉक से लेकर तमाम चीज़ों से बचाया जा सके हमारे ब्रेन को। ब्रेन में आगे बढ़ेंगे, ब्रेन की बात करेंगे। ब्रेन की हमने बातें कर ली कि बाहर से ऐसा है। ब्रेन के अगर हम पार्ट को देखें, अब एक एक पार्ट को करके देखेंगे कि कैसा है, एक एक पार्ट को हम करके देखेंगे कैसा है। लेकिन ब्रेन से कुछ सवाल हैं, कुछ अनकहे से क्वेश्चन मार्क, कुछ अनकहे से टर्म्स इस्तेमाल कर दिए गए आपके NCERT में ही। पहले हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें। जैसे मान लीजिए इसी ब्रेन को जब हमने काटा था तो हमने बताया था कि ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम के बाद हमने बनाया था क्या, हमने बनाया था थैलमस को। थैलमस के बाद हमने बनाया था क्या, मिड ब्रेन बनाया था। और मिड ब्रेन जब बनाया था हमने, तो सुपीरियर ऑप्टिक लोब एक क्रूरा सेरिब्राई बनाया था हमने। फिर क्या किया था, यहाँ पे हमने सेरिबेलम बनाया था। सेरिबेलम के बाद हमने पोन्स बनाया था। पोन्स के बाद मेडुला, और वहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड एराइज हो रहा था। ऐसा कुछ माहौल था, यस या नो? तो हम ब्रेन को देखते हैं, हमारे बोलते हैं कि हमारे ब्रेन में खोखली संरचना होती है, ब्रेन खोखला होता है। तो खोखले ब्रेन की जो संरचना है, तो खोखला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्या, वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो कई बार सवाल पूछा गया है। तो हमारे जो प्रमस्तिष्क होता है उसमें क्या होता है, प्रमस्तिष्क को इधर साइड से हम देख रहे हैं इसलिए एक दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन प्रमस्तिष्क गोलार्ध में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है 2 पार्ट से ऐसे जुड़ा होता है कार्पस कैलोसम की मदद से। तो एक पार्ट में एक होल होता है, दूसरे पार्ट में एक होल होता है। तो हम बोलते हैं पहला और दूसरा जो हमारा वेंट्रिकल है वो हमारे प्रमस्तिष्क में ही अवेलेबल होता है, प्रमस्तिष्क में ही अवेलेबल होता है। तीसरा जो हमारे पास वेंट्रिकल होता है ब्रेन का, थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो हमारे यहाँ थैलमस वाले इलाके में होता है। थैलमस, और जो नेक्स्ट वेंट्रिकल है वो हमारे मेडुला वाले इलाके में, सॉरी कहाँ पे, मेडुला वाले इलाके में पाई जाती है। ऐसे कहाँ पे, मेडुला वाले इलाके में। हमको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक टर्म है जिसका इस्तेमाल किया गया है और इसी के लिए मैं बता रहा हूँ, और ये ऐसे आगे निकल जाती है। अब इन्हीं जो वेंट्रिकल्स हैं वहीं से इनके ड्रेनेज सिस्टम भी बने हुए हैं। लेकिन ये जो पहला और दूसरा है, इन दोनों को हम बोलते हैं पैरासील कैविटी, पैरासील बोलते हैं नाम। अब इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। थर्ड वाले को हम बोलते हैं डायोसील, और फोर्थ वाले को बोलते हैं हम मेटासील कैविटी, मेटासील बोलते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल में जिस रास्ते से जाती है, अंदर जाती है, तो फोरामेन, इसको हम देते हैं नाम मोनेरो, फोरामेन मोनेरो बोलते हैं, मोनेरो। इतना पूछा नहीं गया है, हमें एक लाइन बस बताना था, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। आपके यहाँ जिक्र है सेरिब्रल एक्वाडक्ट का।
ये जो ये वाली डॉट दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ रही है, इस लाइन को हम 3 नामों से जानते हैं जो कि बहुत जहर नाम है। पहला नाम है ईटर। ईटर लिख के आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। पहला नाम क्या है भैया? ईटर, याद रहे। दूसरा नाम है एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। और तीसरा जो नाम है वो आपके बुक में मेंशन है सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। अब हमने इतना एम्फेसिस करके बताया क्यों इस डायग्राम को भैया? इतना एम्फेसिस करके बताने की जरूरत थी कि आपके एनसीईआरटी की ही लाइन है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में आप जान नहीं रहे अच्छे से और पूछा जाए कि सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहाँ पाया जाता है, तब तो हो गई ना समस्या आपके लिए, और भयंकर समस्या हो गई। तो सेरिब्रल एक्वाडक्ट के बारे में आपको पता हो कि हमारे थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ता है। इसको 3 नामों से जाना जाता है। पूछा जाए सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहाँ पाया जाता है तो कई लोग नाम जोड़ा। अच्छा, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, कितना हल्का सवाल दिया है यार। सेरिब्रल एक्वाडक्ट सेरिब्रम में ही पाया जाएगा ना, आप लगा के चले आओगे और तुरंत हो जाएगा गलत। तो याद रहे, इसके लिए ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 3 नामों से जानते हैं, ईटर, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरिब्रल एक्वाडक्ट। यही जो हम चौथा वेंट्रिकल देखते हैं वहीं से हमारा ड्रेनेज पैटर्न भी होता है। साइड साइड से फोरामेन लस्का निकले होते हैं और ऊपर से फोरामेन मिगेंडी निकला होता है, जिसके रास्ते से हमेशा हमारा प्लाज्मा ड्रेन भी करता है, बाहर भी निकलता है। सुना होगा कि यही रास्ता, यही जो ड्रेनेज पैटर्न है लस्का और मिगेंडी से जब निकल जाता है, लस्का और मिगेंडी मान लीजिए किसी वजह से ब्लॉक कर जाएं तो क्या हो जाएगा? ब्रेन में पानी भर जाएगा, हाइड्रोसिफाइलस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। हम बोलते हैं ना, सुना होगा कई बार, अरे उनके ब्रेन में पानी भर गया। यही पानी क्या बाहर से बारिश में भीग गए थे? नहीं, यही कोई रास्ता चोक कर जाए जिसकी वजह से जितना सीएसएफ बनता है उतना निकल नहीं पाता, तो ब्रेन में हम बोलते हैं पानी हो गया है। क्लियर है? और ये जो भी है, जो भी हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल में सीएसएफ है, इसका कार्य क्या है सर जी? तो सीएसएफ का जो फंक्शन है, हमारे जो अंदर के इलाके हैं ब्रेन के जहाँ पे कि हम ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कैपिलरीज के माध्यम से, तो सिंपल सी बात है, ब्लड का कार्य है क्या? तो ब्लड का कार्य है हमारे यहाँ पोषण प्रदान करना और जो भी उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ निकलना है उसको बाहर लेके जाना। बहुत बेसिक डिफरेंस है। तो ब्रेन के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम नहीं सप्लाई कर सकते थे, तो वहाँ हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के माध्यम से वहाँ पे एक तो पोषण भी देते होंगे और दूसरा क्या करते होंगे, पोषण देने के साथ साथ हम वहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने का काम करते होंगे। तो यही हमारे सीएसएफ का कार्य है। प्लस इसके और भी चीज़ें हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ब्रेन के ऐसे इंटीरियर इलाकों में जहाँ पे रक्त की सप्लाई नहीं है, प्लस दूसरा काम उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। ये हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या होता है? काम होता है। इस समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ें अगर, तो पहला हेडिंग डालेंगे क्या? पहला हेडिंग डालेंगे अपना प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क बहुत ही बेहतरीन आइटम है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रमस्तिष्क क्या समझना है भैया इसके बारे में? सेरिब्रम के बारे में हम बोलते हैं कि द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारे ब्रेन में अगर पूरे ब्रेन की जो भी हमारे आयतन है उसको देखें तो 80% जो आयतन है, 80% जो आयतन है हमारे ब्रेन का जितना भी है वो हमारे सेरिब्रम का है। ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होता है, सबसे विकसित हिस्सा होता है, सबसे विकसित हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, सबसे विकसित हिस्सा होता है। कहाँ है भैया? तो देखेंगे भी तो साइज में भी तो सबसे बड़ा 80% पार्ट ऑफ ब्रेन, 80% पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी जो भी आपके पास ब्रेन दिख रहा होगा उसका 80% हिस्सा हमारा कौन बनाता है? प्रमस्तिष्क बनाता है। 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है। अगर हम देखें इसको तो अगर हम डायग्रामेटिकली ज़्यादा समझाना चाहते हैं आप लोगों को, मान लीजिए ए हो गया एक प्रमस्तिष्क, ए हो गया दूसरा प्रमस्तिष्क, तो हम रिस्पेक्टिव साइड के हिसाब से नाम देते हैं। जैसे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। अच्छा, आपको ये भी बताया था कि ये ब्रेन खोखला होता है, तो यहाँ एक खोखला स्ट्रक्चर होगा, यहाँ एक खोखला स्ट्रक्चर होगा। हम बोलते हैं कि जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं आपस में जुड़े होते हैं। आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और जिस संरचना से जुड़े होते हैं उस संरचना को क्या बोलते हैं? कार्पस कैलोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कार्पस कैलोसम बोलते हैं। और हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम का पाया जाना एक स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण है।
ये कार्पस कैलोसम की वजह से राइट जो है वो लेफ्ट वाले से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? ये हमारे क्या होंगे, वेंट्रिकल्स होंगे, जो खोखला स्ट्रक्चर, और डेफिनेट सी बात है उन वेंट्रिकल्स में क्या होगा, हमारे पास पानी भरा होगा। इसी वेंट्रिकल, बेस ऑफ द वेंट्रिकल पे ही देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं कार्पोरा स्ट्राटा। आपने पढ़ा नहीं होगा, बुक में जिक्र भी नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्या होता है? इसका नाम होता है कार्पोरा स्ट्राटा। कार्पोरा स्ट्राटा, कार्पोरा स्ट्राटा स्ट्रक्चर का नाम है जो प्रेजेंट होता है प्रमस्तिष्क में। कहाँ पे? तो वेंट्रिकल्स के बेस पे, बेस ऑफ द वेंट्रिकल्स पे कार्पोरा स्ट्राटा नाम का एक संरचना मौजूद होता है। क्या कार्य होता है सर, इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हो? हम बोलते हैं कि कार्पोरा स्ट्राटा जो होता है वो जन्मजात लक्षण के लिए, किसके लिए? जन्मजात लक्षण जिम्मेदार होता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या जन्मजात लक्षण के लिए, जन्मजात लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कई बातें हमारी जिंदगी में ऐसी हैं जिन्हें हमें किसी ने सिखाया नहीं है। जैसे मान लीजिए गाँव में ही देखा होगा, गाय भैंस हो गई, गाय का बछड़ा होता है और तुरंत माँ का दूध पीने लगता है। उसको कौन बताया कि माँ का दूध पीना है, या हम ही को कौन बताया होगा? तो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे अंदर जो हमारे पास पहले से ही विकसित होती हैं, पहले से ही हमें उसकी नॉलेज होती है, उसे हम जन्मजात लक्षण कहते हैं। एक कार्पोरा स्ट्राटा नामक जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल्स में ज़्यादा डेवलप होती है, इसीलिए फीमेल्स जो है उनके इंस्टिंक्ट जो होते हैं ज़्यादा कार्य करते हैं इन कंपेरिजन टू मेल। जैसे कोई मेल है, उसको किस निगाह से देख रहा है, कैसे देख रहा है, इस चीज़ों को पहले ही अपने इसी नज़रिए से भांप जाती हैं कि सही है कि नहीं है। तो ये वाला क्वालिटी फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। वैसे हम बात करें अपने सेरिब्रम का, तो फंक्शनिंग देखें कि हमारा सेरिब्रम कैसे कार्य करता है, तो हम बोलते हैं हमारा सेरिब्रम कार्य में देखें तो कॉन्ट्रालेटरल होता है। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब समझा दो गुरुदेव, क्या होता है? तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल, समझ लीजिए कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रालेटरल इन फंक्शन, कॉन्ट्रालेटरल इन फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? तो कॉन्ट्रालेटरल इन फंक्शन का मतलब हिंदी में समझिएगा कि ब्रेन का दाहिना हिस्सा, ब्रेन का दाहिना हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। वाइस वर्सा, यानी लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ लेफ्ट पार्ट, नियमन करता है। यानी अगर हम यहाँ प्रमस्तिष्क गोलार्ध बना दें तो ये मान लीजिए राइट वाला हो गया, राइट हो गया, ये हो गया लेफ्ट वाला। तो जो राइट वाला प्रमस्तिष्क गोलार्ध है हमारे शरीर के लेफ्ट पार्ट को क्या करता होगा? कंट्रोल करता होगा। वैसे ही लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो शरीर के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है। तो हमारे यहाँ आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम जो जनता है वो क्या है? राइट हैंडेड है। यानी हमारे यहाँ नॉर्मल कंडीशंस में लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज़्यादा डेवलप होता होगा। क्लियर सी बात है। अच्छा सर जी, हमारे यहाँ तो एक दोस्त है हमारा, वो लेफ्ट हैंडर है, और लोग बोलते हैं कि जो लेफ्टी होते हैं बड़ा लकी होते हैं। क्या है सही में सही है? नहीं, किसी किसी में होता है क्या है कि जब राइट पार्ट ज़्यादा डेवलप हो जाए हमारे सेरिब्रम का तो लेफ्ट हैंडेड हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को मेंसेनिज्म कहते हैं, कोई बीमारी नहीं है। कई बार बचपन में देखा होगा आपने कि आपके गार्जियन लग जाते हैं छुड़ाने के लिए, कह रहे नहीं नहीं इस हाथ से नहीं, उस हाथ से नहीं, करते हैं लेफ्ट हाथ से लिखते हो, मना कर देते हैं। बस आपके में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या है कि जिसके में लेफ्ट पार्ट ज़्यादा डेवलप होता है वो राइट ही होता है, और जिसके में राइट पार्ट ज़्यादा डेवलप होता है वो क्या होता है? लेफ्ट ही होता है। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस, यही बेसिक डिफरेंस है। तो हम बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल इन फंक्शन होता है हमारा सेरिब्रम। और मेन काम क्या होता है भैया सर जी सेरिब्रम का? तो जितने भी लॉजिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बातें हैं, क्या भैया मेन फंक्शन क्या होता है? कैसे जानेंगे कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या है? लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस यानी किसी भी बात को आप सोचें, तार्किक, सिंपल सी बात, किसी भी चीज पे तर्क अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आपको तार्किक बनाता है कौन? आपका सेरिब्रम है। सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क। तार्किक किसी भी चीज का, हमने तुम्हें कहीं देखा, दिमाग जोड़ लगाता है, कहीं तो देखा है, तर्क है। गोलगप्पे खा लें, नहीं यार पर्स में पैसे नहीं है, तर्क है। समोसा खा लें, यहाँ
नहीं यार आगे खाते हैं, तर्क है। इस तरह के जो भी सवाल हैं आपने, जिसमें एक आपके दिमाग से सवाल आता है, आपको ही लगता है कि दो बातें हमारे अंदर चल रही हैं, एक पार्ट कहता है कि कर लें, दूसरा पार्ट कहता है कि नहीं, सोचते हैं। तो जितने भी तार्किक चीज़ें हैं आपके ब्रेन में होती हैं, सब उसके लिए जिम्मेदार कौन सा है? सेरिब्रम होता है। 80% पार्ट ऑफ द ब्रेन, 80% पार्ट बनाता है ब्रेन का हमारे। चलो भैया थोड़ा और जान लेते हैं क्या काम करता है। तो हमने सोचा कि अपने प्रमस्तिष्क को थोड़ा काट करके देखें। प्रमस्तिष्क को क्या करें दोस्त? काट करके देखें। हमने प्रमस्तिष्क को काट दिया। हमने क्या करा? प्रमस्तिष्क को काट दिया। तो हम देखते हैं कि प्रमस्तिष्क को 4 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं? 4 हिस्सों में अपने प्रमस्तिष्क को हम बांट लेते हैं। हमने ऐसे अपने प्रमस्तिष्क को काट दिया है। प्रमस्तिष्क को काट दिया तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारा फ्रंटल रीजन है, एफ से दिखा दें। ये हमारा पेराइटल रीजन है, पेराइटल। ये टेम्पोरल पार्ट है और ये ऑसिपिटल पार्ट है। हमने अपने सेरिब्रम को काटा है, दैट इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। अब हमारे जो सेरिब्रम है, हमारा जो भी सेरिब्रम है, तो सिंपल सी बात है, हमारे ब्रेन का कुछ तो है कि हमारे पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। यानी सेंसरी न्यूरॉन जहाँ जाते होंगे, सेंस लेके जाते होंगे, उसका एरिया को सेंसरी एरिया कहते होंगे, और जहाँ से रिस्पांस आता होगा वहाँ को मोटर एरिया कहते होंगे। तो हमारा जो फ्रंटल लोब होता है हमारे सेरिब्रम का, वो मोटर एरिया बोला जाता है। यानी जितने भी रिस्पॉन्सेस हमारे शरीर में आते हैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, तो मोटर एरिया भी बोलते हैं इसे। और जो सेंसरी एरियाज होती हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो अगर हम पेराइटल लोब में देखें तो हम बोलते हैं कि हमारे पास 2 चीज़ों के लिए, किसके लिए भैया? टेस्ट के लिए और टच के लिए। किसके लिए? टेस्ट के लिए और टच के लिए। अभी समझाएंगे इसके काम को बहुत आसानी से। जो हमारा टेम्पोरल लोब है वो सुनने के लिए और सूंघने के लिए, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी। ठीक है। और जो हमारा ऑसिपिटल रीजन है वो हमारे ऑप्टिक्स यानी देखने के लिए जिम्मेदार। और हमारे पास कहीं ना कहीं देखते होंगे कि आप इससे ज़्यादा नहीं आज सोच सकते कि आपके पास क्या है चीज़ सेंस में। तो सुनना, सूंघना, देखना, टच करना, महसूस करना, टेस्ट करना, सुनना, सूंघना और देखना, ये बातें हो गई। ये सब सेंसरी एरियाज हैं जो डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं सेरिब्रम के ही। हमारा सेरिब्रम के काम करने का तरीका अलग है। हमारे सेरिब्रम में 3 जगहें होती हैं। कैसे भैया? फंक्शनिंग कैसे होती है सेरिब्रम की? तो सेरिब्रम 3 जगहों में डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि सबका सेंसरी एरिया पाया जाता है। समझिएगा, क्या पाया जाता है? सबका सेंसरी एरिया है। हमने देख लिया किसका एरिया कौन सी जगह पे है। हर सेंसरी एरिया का अपना एक एसोसिएटेड एरिया है। क्या है? एसोसिएटेड एरिया। हर सेंसरी एरिया का अपना एक एसोसिएटेड एरिया है, जिसे एरिया ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। और हर यहाँ पे मोटर एरिया भी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि कैसे काम करता है हमारा ब्रेन। जो एसोसिएटेड एरिया, हम बोलते हैं कि हमारा जो सेरिब्रम है, जो एसोसिएटेड एरिया है, एसोसिएटेड एरिया को हम बोलते हैं कि ये प्रिडिक्ट करता है, बताता है हमें, इसीलिए इसे एरिया ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। हम बोलते हैं कि प्रिडिक्शन करता है। एरिया ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रिडिक्ट करना। अब ये समझा देंगे हिंदी में। एरिया ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसे, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना। जैसे मौसम विज्ञानी होते हैं तो मौसम के बारे में बताते हैं, पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट होते हैं पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, उसी तरह प्रिडिक्शन होता होगा। लेकिन जो भी प्रिडिक्शन होता होगा वो किसी न किसी चीज के बेसिस पे होता होगा। तो ये प्रिडिक्शन जो है 3 चीजों के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे? मेमोरी, एक्सपीरियंस, बहुत ध्यान रखिएगा, और तीसरा विल पावर। विल पावर, इन 3 चीजों की जरूरत पड़ती है किसी चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए, बताने के लिए। हमारा सेरिब्रम इन तीनों के कोऑर्डिनेशन में काम करता है। हमारे सेरिब्रम में सेंसरी एरिया है और हर सेंसरी एरिया का अब क्या है? अपना एसोसिएटेड एरिया है। एसोसिएटेड एरिया, उसके बाद उसका क्या है? मोटर एरिया है।
मोटर एरिया सारे जो हैं हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब में मौजूद है। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी भाषा में। चलिए अब मान लीजिए कि हमने अपने आंखों से किसी को देखा, तो अपने आंखों से देखा होगा तो जो भी हमारे आंखों से निकलने वाले न्यूरॉन हैं रास्ता लेते 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 अपने ऑप्टिक सेंसरी एरिया तक पहुंचे होंगे। जब ऑप्टिक सेंसरी एरिया तक पहुंचे होंगे, हलचल हुई होगी, तो ऑप्टिक सेंट्रिक एरिया अपने एसोसिएटेड एरिया से पूछा होगा कि भैया क्या देखा। अब एसोसिएटेड एरिया क्या कहता होगा? अब एसोसिएटेड एरिया या तो उसके मेमोरी में है कि ये क्या है, या तो उसके एक्सपीरियंस में है कि क्या है, या तो बहुत बार देख चुका है तो विल पावर हो चुका है। जैसे आपके सवाल में, जहन में सवाल, 2 थप्पड़ मार के पूछे पावर हाउस ऑफ द सेल, बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया, विल पावर है। तो मेमोरी, एक्सपीरियंस और विल पावर के दम पे वो बताता है कि अरे भैया घोड़ा देखे। अब घोड़ा देखने के बाद कैसा, अब ये मैसेज चला जाएगा सेंसरी एरिया, एसोसिएटेड एरिया ने बता दिया घोड़ा देखे। अब मोटर एरिया डिसाइड करता है कि उसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान दीजिए, एक छोटा बच्चा होता है, तो हम बोलते हैं कि जो ब्रेन होता है हमारा धीरे धीरे ग्रो करता है हमारे पैदा होने के बाद, और 7-8 साल के उम्र में जाके वो फुली ग्रोन हो जाता है। अब एक साल का बच्चा है जिसका दिमाग लगभग 20 से 25% डेवलप होगा, तो डेफिनेट सी बात है 20 से 25% डेवलप होगा तो सेरिब्रम भी तो उतना ही डेवलप होगा, और उससे रिलेटेड एरियाज भी उतने डेवलप होंगे। तो 20-25 साल के बच्चे के पास जब शेर भी आता होगा तो समझिएगा जरा, उसकी आंखें देखती होंगी, यस, देखती होंगी, यस, अपने सेंसरी एरिया से पूछती होंगी कि भैया क्या है। अब जब सेंसरी एरिया पे जाती होंगी, पूछती होंगी क्या देखा, तो सेंसरी एरिया पूछता होगा अपने एसोसिएटेड एरिया से क्या है, तो कहता होगा हम तो देखे ही नहीं ऐसा आइटम कहीं। तो कोई मोटर रिस्पॉन्स ही नहीं आ पाता। इसीलिए बच्चे के सामने शेर लाओ, सांप लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके एसोसिएटेड एरिया को न ही उस चीज की कोई मेमोरी है, न ही उस चीज का कोई एक्सपीरियंस है, न ही विल पावर है। इसीलिए हमारा सेरिब्रम केवल तार्किक चीजों पर विश्वास रखता है, क्योंकि हम काम ही तर्क किससे करते हैं? मेमोरी से करते हैं। घूमने जा रहे हैं, पर्स में पैसे हैं कि नहीं, मेमोरी है, और पर्स में कभी नहीं पैसे हैं, विल पावर है। ठीक है, तो हम इस बेसिस पे हमारे सेरिब्रम के काम करने का तरीका ये होता है, तो तार्किक चीजों पे तर्क बनाता है। हमारे जो सेरिब्रम होता है उसके पास क्या है, सेंसरी एरिया है, एसोसिएटेड एरिया है और मोटर एरिया पाया जाता है। सेंसरी एरिया अलग अलग लोब में पाए जाते हैं, फ्रंटल लोब में जो हमारे मोटर एरिया सारे पाए जाते हैं। इसी फ्रंटल लोब में एक स्पेशल स्पीच मोटर एरिया का नाम है ब्रोकाज स्पीच। तो ब्रोका सेंटर होता है, जो हम बोलते हैं जो भी हम ऑर्गेनाइज बोल रहे हैं उसके लिए ब्रोका एरिया ही रिस्पॉन्सिबल है कि हमें क्या बोलना है। जैसे हम आपके कैमरे के सामने हो तो हमारा अलग बिहेवियर, बोलने का तरीका अलग, दोस्तों के सामने हो तो अलग। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं तो हम उसी हिसाब से हमारा एसोसिएटेड एरिया का गाइडेंस, सेंसरी एरिया का गाइडेंस की कौन है, इसके हिसाब से हमारा मोटर एरिया रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ऐसे हमारा ब्रेन का ये वाला हिस्सा काम करता है, सेरिब्रम वाला हिस्सा काम करता है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है दोस्त? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में कोई समस्या? इस सेरिब्रम के काम करने का तरीका है। दूसरा, सेरिब्रम के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है थैलेमस। क्या आता है भैया? थैलेमस आता है। सेरिब्रम के बाद क्या आता है भैया? थैलेमस आता है। थैलेमस को जरा ध्यान से देख लीजिए। थैलेमस का अगर हम डायग्राम ही बना दें, ये अगर हमारा थैलेमस हो गया, उसके नीचे हम बनाते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बनाते हैं, और एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि थैलेमस रैप्ड बाय सेरिब्रम। थैलेमस को सेरिब्रम चारों तरफ से रैप किया रहता है, ढका रहता है, ऐसे देखिएगा, महसूस होगा डायग्राम में। हम बोलते हैं इसके बारे में 2 ही बातें कि थैलेमस रिले सेंटर की तरह काम करता है, रिले सेंटर की तरह। रिले सेंटर क्या होता है सर जी, समझा दीजिए। जैसे पढ़ा होगा, ये गोरखपुर का रिले स्टेशन है। इसका मतलब जहां से भी सिग्नल रेडियो आने वाली है उसको पकड़ के और गोरखपुर से वहां उसको प्रसारित किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे शरीर से जो भी न्यूरॉन आ रहे हैं, जो भी जहां से भी जो सेंसेस आ रहे हैं, इस सारे सेंसेस हमारे यहाँ आते होंगे। आने के बाद क्या होता होगा, थैलेमस में मिलते होंगे, और थैलेमस उनके रिस्पेक्टिव लोब में भेजने का काम करता होगा। इसीलिए बोलते हैं रिले सेंटर। लेकिन याद रखिए कि जो हमारे नाक से निकल के जाने वाला हमारा, हमने थैलेमस में नहीं हाइपोथैलेमस में डायग्राम बना दिया है, हमारे यहाँ नाक से निकल के जाने वाला जो पार्ट है, जो सेंसरी ऑल्फैक्टरी वो है, वो किससे होके जाता है? वो हाइपोथैलेमस से रिले किया जाता है।
तो हम बोलते हैं कि थैलमस जो होता है, 2 ही लाइन लिखा होगा आपके बुक में कि जो थैलमस है वो तो रैप्ड हुआ रहता है चारों तरफ से, किसके द्वारा, तो उसको रैप किया रहता है हमारा सेरिब्रम चारों तरफ से, और ये रिले सेंटर की तरह काम करता है। यानी जो भी सेंसरी न्यूरॉन जैसे हाथ से टच का गया तो ये जाके थैलमस से ही रिले होता होगा, वहाँ पता चला कि इसको पेराइटल लोब में भेजना है। कान से हमने कुछ सुना, कान वाला न्यूरॉन जो भी लेके जा रहा है तो थैलमस में पहुंचा, उसके बाद उनको अपने रिस्पेक्टिव सेंटर में भेज दिया गया, तो ये रिले सेंटर की तरह काम करता है। वही तीसरा आइटम जो हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में हम पहले ही कर चुके हैं। हाइपोथैलेमस हम बोलते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स के हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें कि हाइपोथैलेमस है क्या, तो हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं कि इट एक्ट्स एज द हायर सेंटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हायर सेंटर की तरह काम करता है। हम बोलते हैं हमारे यहाँ थर्मो रेगुलेशन, यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, थर्मो रेगुलेशन, हंगर यानी भूख को, प्यास को, थ्रस्ट, सेटिस्फैक्शन को। अब कहोगे सटाइटी सेंटर क्या होता है, सेटिस्फैक्शन क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपके ही पसंद का खाना मिल गया, तो होता ना अरे मज़ा आ गया। ये जो मज़ा आने की प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए अभी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आपको मान लीजिए जाहिर थे, आपने बोला किसी ने भैया ये ठंडा पानी पी लीजिए, मज़ा आ गया, ठीक है। तो ये मज़ा आने का जो फीलिंग है वो कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। तो थर्मो रेगुलेशन, हमारे बॉडी में थर्मो रेगुलेशन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, हंगर को मेंटेन करना, थ्रस्ट को मेंटेन करना, सेटिस्फैक्शन को कंट्रोल करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना, इन तमाम चीज़ों का सेंटर होता है। और कहीं ना कहीं हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, हम बोलते हैं कि एक एकीकरण सेंटर है, इंटीग्रेशन करता है केमिकल और न्यूरल कंट्रोल के बीच में, एकीकरण का काम करता है। बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, हार्मोन भी तो बनाए थे, तो एकीकरण सेंटर की तरह काम करता है। साथ साथ एक थर्मो रेगुलेशन, हंगर, थ्रस्ट, सेटिस्फैक्शन और ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है। अब हाइपोथैलेमस की एक और कहानी है। हाइपोथैलेमस की कहानी की बात करें तो हमारे एक टर्म आया है लिम्बिक सिस्टम। क्या है टर्म? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हम बोलते हैं, अगर देखें हम अपने ब्रेन के हिस्से को देखें, ब्रेन के हिस्से को देखें तो मान लीजिए हम बनाते हैं ऐसे, हाइपोथैलेमस बनाते हैं, नहीं थैलेमस बनाते हैं, फिर हाइपोथैलेमस बनाते हैं, और ये हम सेरिब्रम बना रहे होते हैं। बहुत छोटा ही बना दिया सेरिब्रम, मज़ा नहीं आया, हम क्या करते हैं सेरिब्रम बना देते हैं। मान लीजिए हमने सेरिब्रम बना दिया। जब सेरिब्रम बनाया हमने, जब हम सेरिब्रम बनाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, अब हमारे हाइपोथैलेमस हमारे सेरिब्रम के ही कुछ इलाकों से मिलके एक नए सिस्टम की तरह काम करना चालू करता है। मतलब इसका जो काम है जैसे मान लीजिए क्लास में हम हमेशा बोलते हैं 20, 25, 50 लड़के, 100 लड़के जो भी हैं, तो इसमें से कुछ लड़के मिलके कुछ अलग भी काम, चलो आज कमेंट करके परेशान करते हैं, इनका अलग काम होगा। तो इन्होंने एक सिस्टम विद इन ए सिस्टम बना दिया है। तो हम बोलते हैं कि हमारे ब्रेन के ही इंटीरियर पार्ट में एमाइगा डाला, हमारे यहाँ हिप्पोकैम्पस, दिमागी घोड़ा, हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है हिप्पोकैम्पस हमारे यहाँ। हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है एमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस और कुछ अलग इंटीरियर पार्ट्स के साथ मिलके एक सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? एक सिस्टम बनाता है। इस सिस्टम को बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। ये जो लिम्बिक सिस्टम है हमारे यहाँ कुछ बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। कैसे भैया? तो लव को, यानी प्यार, यानी बॉलीवुड गलत, प्यार दिल से नहीं, प्यार लिम्बिक सिस्टम से होता है। लव, किसी से नफरत, हेट, किसी से गुस्सा, प्यार लिख दें, नफरत लिख दें। हेट लव तो आता होगा आपको, प्यार हो गया, नफरत हो गई, एंगर हो गया यानी गुस्सा हो गया, रेज हो गया यानी बदला लेने की भावना, बदला लेने की भावना हो गई, सेक्सुअल बिहेवियर हो गया,
इन तमाम चीजों को क्या करता है, सेक्सुअल बिहेवियर, लव, हेट, एंगर, रेज, इन तमाम चीज़ों को हमारा लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। यानी हमारा हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन के कुछ इंटरनल पार्ट के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम हमारे यहाँ जितने भी इमोशनल चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करती हैं, लाइक लव हो गया, प्यार करना किसी से नफरत करना, किसी से गुस्सा आना, किसी से बदले की भावना, किसी के प्रति हमारा जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, हमारे यहाँ लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारे यहाँ ये सिस्टम हो गया। अब हम आते हैं किसमें, मिड ब्रेन में। किसमें आते हैं भैया, मिड ब्रेन वाले पार्ट में आ जाए। मिड ब्रेन वाले पार्ट में आएंगे, किसमें आएंगे भैया, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में हमने बचपन में पढ़ा है, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का अगर हम जिक्र करें तो मध्य मस्तिष्क में, मिड ब्रेन में हम बोलते हैं दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। क्या होता है दो पार्ट भैया, तो पहला होता है ऑप्टिक लोब और दूसरा होता है क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई। अब ऑप्टिक लोब क्या होता है भैया, तो ऑप्टिक लोब जब हम दिखा रहे थे नॉर्मल डायग्राम में ऐसे करके दिखा रहे थे साइड से, तो हम दो दिखा रहे थे, जबकि इसे फ्रंट से देखें तो हमारे पास 4 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं। इनको चारों को साथ में मिला के हम बोलते हैं क्या, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। वही अगर हम मेढक की बात करेंगे तो वहां पे कार्पोरा बाइजेमाइना ही पाया जाता है। तो जो ऊपर के दो लोब हैं इसे हम बोलते हैं सुपीरियर ऑप्टिक लोब। क्या बोलते हैं, सुपीरियर ऑप्टिक लोब, सुपीरियर ऑप्टिक लोब। और जो नीचे के दो हैं उसे हम इंफीरियर ऑप्टिक लोब बोलते हैं, इंफीरियर ऑप्टिक लोब बोलते हैं। अब कहीं ना कहीं हमारा मिड ब्रेन है और आपको पता है मिड ब्रेन का इलाका है, तो हमारा इंफीरियर ऑप्टिक लोब जो होता है ये किसे कैरी करता है, ये हमारे ऑल्फैक्टरी ऑडिटरी सेंसेशन को कैरी करता है, ऑडिटरी, और ये हमारे यहाँ आई को ले जाके सप्लाई करता है। एक दो बार सवाल पूछा गया लेकिन इतना हार्ड सवाल नहीं पूछा जाएगा। और क्रूरा सेरिब्राई के बारे में पढ़ा होगा कि ये ट्रैक्ट का बना होता है, ट्रैक्ट जो पाए जाते हैं न्यूरॉन के कलेक्शन को हम वहाँ पे ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ट्रैक्ट पाया जाता है। जो मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा कि मिड ब्रेन हाइंज ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। अब हमारे यहाँ दो हिस्से नेक्स्ट हिस्सा बचा जिसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, जिसके 3 इलाके होते हैं। पश्च मस्तिष्क के 3 इलाके, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइंज ब्रेन बोलते हैं, हाइंज ब्रेन। एनसीईआरटी के हर लाइन को कवर कर रहे हैं, ठीक है, हाइंज ब्रेन बोलते हैं। जो हाइंज ब्रेन होता है हमारा, हाइंज ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ये 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। एक एक करके जानते हैं। सेरिबेलम को हम बोलते हैं कि सेरिबेलम का जो फंक्शन है, ये भी 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है, लेफ्ट सेरिबेरल हेमिस्फीयर और राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। अगर इसकी संरचना को हम देखें तो एक पेड़ होता है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस, थूजा ऑक्सीडेंटलिस की तरह से ये दिखता है, उसके पत्ते की भांति। इसीलिए अर्बर वाइटी या लाइफ ऑफ ट्री बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं इसे। सेरिबेलम का बेसिक काम है मस्कुलर बैलेंस बनाना। क्या करते हैं, मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है और कहीं ना कहीं इसीलिए रिलेट करता है हमारे बॉडी बैलेंस से, बॉडी बैलेंस से। इसीलिए हमने पढ़ा है कि अल्कोहल जो है प्रीमियरली इफेक्ट करता है किसको, सेरिबेलम को। और अल्कोहल जब प्रीमियरली इफेक्ट करता है हमारे यहाँ सेरिबेलम को, तो सेरिबेलम का जो काम होगा वो डगमगाएगा। यानी अल्कोहल कंज्यूम करने पे मस्कुलर मूवमेंट जो है प्रॉपर जो होना चाहिए वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, बॉडी बैलेंस जो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट होगा तभी तो प्रॉपर होगा। तो इसी पे जब बैलेंस खो जाते हैं तो हमारी आवाज़ लड़खड़ाती है, हमारी चाल लड़खड़ाती है। तो सेरिबेलम का फंक्शन ये होता है बॉडी बैलेंस करना।
पोन्स की बात करें तो हम बोलते हैं श्वसन लयबद्ध केंद्र होता है। यहाँ पे 2 सेंटर्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है श्वसन लयबद्ध केंद्र। यानी हमने पढ़ाया भी था कि हमारे यहाँ 2 सेंटर पाए जाते हैं पोन्स में, एपनिविस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहीं ना कहीं जो हमारा पढ़ेंगे मेडुला में पाए जाने वाला जो अंतः श्वसन केंद्र होता है, वो हमेशा हमारे यहाँ जो श्वसन को, जो भी रिलेटेड मसल है अंतः श्वसन से, उनको हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रखता है, जिससे कि हमेशा हमारे फेफड़े में हवा भरते रहे। लेकिन इसको स्विच ऑफ कौन करता है? तो स्विच ऑफ हमारा करता है पोन्स में मौजूद न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसीलिए हम उसे श्वसन लयबद्ध केंद्र कहते हैं। ये मौजूद होता है हमारे यहाँ पोन्स वाले इलाके में, इसे पोन्स वेरुलाई बोलते हैं। पोन्स हमारे यहाँ कनेक्ट भी करता है मेडुला को सेरिबेलम से। मेडुला की बात करें तो जितने भी आपके यहाँ शरीर में होने वाले इनवॉल्यूंट्री जो भी इनवॉल्यूंट्री वाइटल फंक्शंस हैं, जिसको इनवॉल्यूंटरीली कंट्रोल किया जाता है, वो सारे कंट्रोल किसके हाथ में होता है? मेडुला के हाथ में होता है। ठीक है, मेडुला के हाथ में होता है। अब आप देखेंगे कि आपके यहाँ एक टर्म जिक्र किया गया होगा, क्या? ब्रेन स्टेम। क्या जिक्र किया गया होगा? ब्रेन स्टेम का जिक्र होगा। ब्रेन स्टेम का जिक्र होगा। ब्रेन स्टेम का जब जिक्र होगा तो आपके यहाँ ऐसा एक डायग्राम बनता है। सेरिबेलम हो गया हमारा, ये सेरिबेलम के बाद हमारा थैलमस हो गया। क्या हो गया? थैलमस हो गया। थैलमस के बाद वाला जो हिस्सा होता है, यानी हमारा मिड ब्रेन, हाइंज ब्रेन। हाइंज ब्रेन में 3 हिस्से, पॉन्स हो गया, सेरिबेलम होगा, मेडुला हो गया। तो 4 ब्रेन के बाद के सारे हिस्से मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम उसी को कहते हैं हम जो ब्रेन के मेन पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, तो हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ब्रेन स्टेम में हमारे पास हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिबेलम नहीं होंगे, बाकी सारे हिस्से मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अब आता है हमारे यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन। क्या आता है? रिफ्लेक्स एक्शन आता है। रिफ्लेक्स एक्शन आता है, जिसके लिए डायग्राम बना होगा आपके यहाँ स्पाइनल कॉर्ड का। रिफ्लेक्स एक्शन जब आता है, नी जर्क सुना होगा। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है समझा देंगे, लेकिन पहले हम स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बना लें ऐसे। ऐसे बना होता है। फिर यहाँ क्या होता है, जब हम ब्रेन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ग्रे मैटर यहाँ समझा देते हैं। यहाँ ग्रे मैटर जो होता है अंदर की तरफ होता है। क्या है? एक ग्रे मैटर कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। एक ग्रे मैटर है, अभी हम अंतर समझा देंगे क्या होता है। एक ग्रे मैटर है, और बाहर की तरफ क्या होता है? व्हाइट मैटर होता है। वही हम सेरिब्रम पढ़ते, सेरिबेलम पढ़ते, सेरिब्रम पढ़ते हम अपना, सॉरी प्रमस्तिष्क पढ़ते, देखते ग्रे मैटर बाहर की तरफ और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होता है। अब ग्रे मैटर जो होता है हमारे यहाँ किससे बनता है? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन से। किससे बनता है? ग्रे मैटर। अरे माइलिनेटेड न्यूरॉन ग्रे मैटर बनाते हैं, सॉरी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन ग्रे मैटर बनाते हैं, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर व्हाइट मैटर बनाता है। यानी ग्रे मैटर कहीं जिक्र हो तो समझिएगा कि यहाँ क्या पाया जा रहा है? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न। क्या बोलते हैं? डॉर्सल हॉर्न। और इसे बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न। तो भाई ऐसे सिंपल सी बात समझ सकते हैं, दोनों ओर से निकला होगा। अगर यहाँ पे है तो आ रहा होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड इधर से भी आ सकता है मैसेज, इधर से भी आ सकता है मैसेज। तो ये डॉर्सल हॉर्न हो गया, ये वेंट्रल हॉर्न हो गया। तो डॉर्सल हॉर्न पे यहाँ पे इसका सेंसरी एरिया, वेंट्रल हॉर्न पे क्या होता है? मोटर रिस्पॉन्स एरिया होता है। और एक दूसरे से बोल सकते हैं क्या? कनेक्टेड होते हैं किसकी मदद से? ये कनेक्टेड होते हैं इंटरनोडल फाइबर के मदद से। तो मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो, आपके पाँव पे कोई हथौड़ा बजा दे, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं। आपके पाँव पे किसी ने क्या करा? हथौड़ा बजा दिया। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए आपके यहाँ, इस हथौड़े बजाने की कहानी को आपके डॉर्सल रूट से लेके पहुंचेंगे। इंटरनोडल फाइबर के थ्रू ये मैसेज जाएगा, और मोटर जो एरिया होगा वहां से रिस्पॉन्स फिर से ऐसे रिवर्स होके आएगा। अब आपसे सवाल बहुत सिंपल पूछा जाता है
कि अगर हमारे यहाँ जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्च है हमारे यहाँ, डॉर्सल रूट डैमेज हो जाए तो क्या होगा, या वेंट्रल रूट जो है वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सिंपल सी बात है, डॉर्सल रूट को अगर डैमेज कर देंगे तो क्या होगा बेटा, जरा समझना। सिंपल सी बात है, जो मैसेज है हथौड़ी मारने का, वो हथौड़ी का मैसेज नहीं पहुंचेगा हमारे यहाँ पे, तो रिफ्लेक्स हम दे ही नहीं पाएंगे। अगर वेंट्रल हॉर्न डैमेज हो गया तो मैसेज रिसीव तो होगा लेकिन रिस्पॉन्स नहीं पहुंच पाएगा, नहीं दोनों कंडीशन में यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। अब रिफ्लेक्स होता क्या, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक जो हमें पहले से ही अंदाजा है और एक अंदाजा नहीं है। तो कुछ फंक्शंस को, क्योंकि हम देखते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रेगुलेशन। तो कुछ कार्यक्रम को, कुछ चीज़ों को हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्ड कर देता है, जो जीवन में हमारे बार बार होने वाली घटनाएं। जैसे मान लीजिए पहली बार आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आपको ब्रेकर का अंदाजा नहीं है, तो आप इंटेंशनली ब्रेक लगाते हैं या धीरे से पार करते हैं, ठीक है। आप एक बार गए, 2 बार गए, 10 बार गए, 100 बार गए, अब तो आपको अंदाजा हो गया, अब तो आप फोन एक हाथ में दबा के और आराम से कैरी कर ले जाते हैं। देखिएगा, अब वो आपके जहन में आ गया है, उसका कंट्रोल यहीं से होता है, उसको ब्रेन तक भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ऐसे रिफ्लेक्सेस को हम ये बोलते हैं, ऐसा इसी को पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ही मैनेज कर लिया जाता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन बोल रहे हैं। इसके भी दो होते हैं, इसके रिफ्लेक्स के दो तरीके होते हैं, जिनका प्रीवियस अंदाजा हो, जिनका प्रीवियस अंदाजा न हो, ठीक है। तो ए पार्ट ऊपर ऊपर जितना आपके यहाँ है सिलेबस में उतना लगभग कंप्लीट हो गया। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन और केमिकल रासायनिक पढ़ते ही हम 12th का पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। जल्दी से रिवाइज कर लीजिए इसे।